हमारी जो रूलिंग क्लासेस हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं, वो सभी दुरुपयोग करने की कोशिश करती हैं। पहले पुलिस का दुरुपयोग होता था, फिर सीबीआई का दुरुपयोग होने लगा। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि सीबीआई तो तोता है, वो अपने मालिक पहले को। भी ज्यादा होता था या अब ज्यादा हो रहा है? हमेशा से प्रवृत्ति रही है। इधर कुछ ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई शक बड़ा नहीं कि है। इधर ज़्यादा बढ़ा है। नमस्कार। आज हम आपको ऐसी विभूति से मिलाने जा रहे हैं जो विभूति के साथ नारायण भी हैं और राय भी। इसे उन्होंने अपने जीवन में जिया है, यानी वह ऐसी शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे और उन्होंने दंगे के वक्त पुलिस की धर्म विशेष मुसलमानों पर ज्यादती को लेकर उपन्यास लिख डाला। नारायण के अनुरूप ही उन्होंने सभी धर्म जातियों को एक तराजू में तोलने का प्रयास किया, जो उनके उपन्यास में देखने को मिल सकता है। जैसा कि उनके नाम के अंत में है राय, ऐसे में वह देश की राजनीतिक धार्मिक उन्मादता से लेकर किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। ये शख्स हैं विभूति नारायण राय। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक रहे विभूति नारायण राय ने अतीत के दौर को करीब से देखा है। उन्होंने अपने उपन्यास शहर में कर्फ्यू में दंगा शुरू होने के साथ ही कर्फ्यू की त्रासदी झेलने वालों की कहानी को बयां किया। कर्फ्यू में सिर्फ मुसलमान मोहल्लों में ही अत्याचार की कहानी ज़्यादा है। बीमारी से बच्चे की मौत के बाद परिवार को उसके शव को दफन करने की चिंता है। गरीब को खत्म हो रहे राशन की चिंता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तानी इलाका घोषित कर दिया गया और वहाँ के लोगों को बहू बेटियों की इज्जत बचाने की चिंता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे विभूति जी ने वाराणसी और इलाहाबाद से शिक्षा पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए किया और 1975 में भारतीय पुलिस सेवा में आ गए। उन्होंने इलाहाबाद से संबंधित युवा कवियों के संकलन प्रारूप का संपादन किया। हिंदी साहित्य की अग्रणी पत्रिका वर्तमान साहित्य का संपादन और प्रकाशन किया। उनकी कृतियों में घर उपन्यास, शहर में कर्फ्यू उपन्यास, किस्सा लोकतंत्र का उपन्यास, तबादला उपन्यास, एक छात्र नेता का रोजनामचा, व्यंग्य संग्रह, समकालीन हिंदी कहानियां संपादन, सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस आदि हैं। विभूति जी देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे। उनकी किताब शहर में कर्फ्यू की मैंने लोक साक्ष्य में समीक्षा कर दी थी। इसी समीक्षा ने हमारा आपस में परिचय कराया। तब तक मैं उनसे मिला नहीं था और समीक्षा पढ़कर ही उन्होंने मुझसे ईमेल के माध्यम से संपर्क किया और आज ये संपर्क मुलाकात में बदल गया। इस मुलाकात में देश के वर्तमान हालातों पर उनसे चर्चा हुई, जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जानिए उनकी बेबाक राय। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। क्या हमारे देश की पुलिस, जैसे कि विपक्ष भी आरोप लगाता है, राजनीतिक दल भी आरोप लगाते हैं, न्यूट्रल होकर काम नहीं करती है, पुलिस हो या और अधिकारी हो, आपकी नज़र में क्या है? क्या पुलिस न्यूट्रल होकर काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए, पुलिस भारत जैसे समाज में या भारत जैसी व्यवस्था में जहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप हो जीवन के हर क्षेत्र में, पुलिस न्यूट्रल होकर काम कर नहीं सकती। और ये किसी एक राजनीतिक दल को इसके लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते। सभी राजनीतिक दल पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, पुलिस का अपने पक्ष में उपयोग करने की कोशिश करते हैं और पुलिस के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। तो अगर हस्तक्षेप इस बात के लिए सरकार करे या रूलिंग पार्टी करे कि पुलिस जनता की सेवक बन के काम करे, कानून कायदे की रक्षा करने वाली एजेंसी के तौर पे काम करे, निष्पक्ष होकर के, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, निष्पक्ष होकर के
नागरिकों के साथ व्यवहार करे, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन कोई रूलिंग पार्टी ये नहीं करती और ना चाहती है। रूलिंग पार्टी पुलिस का इस्तेमाल करना चाहती है अपने पक्ष के लिए। इसमें किसी एक पार्टी के लिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। भारत की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है? देखिए, भारत की राजनीति या दुनिया के किसी देश की राजनीति अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। पूरा एक ग्लोबल विश्व है, सारी दुनिया एक दूसरे को प्रभावित कर रही है और पूरी दुनिया में दुर्भाग्य से एक एक्सट्रीम राइट का उदय हो रहा है, दक्षिण पंथ का उदय हो रहा है और उसकी वजह से असहिष्णुता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है। युद्ध आप देखिए कितनी जल्दी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में जितना गैप है, उतने गैप में तो यहाँ कई उस लेवल की लड़ाइयाँ हो गई। मतलब उन्हें वर्ल्ड वार आप मत कहिए, लेकिन जिस तरह का ध्वंस उन्होंने किया है, जिस तरह का नुकसान किया है, वो असाधारण है। तो ये जाहिर है कि जब पूरी दुनिया में इस तरह के राइट का उभार हो रहा है, तो भारत में भी राइट का उभार हो रहा है। और भारत में भी आप पाएंगे कि धार्मिक असहिष्णुता पहले के मुकाबले बढ़ी है। माइनॉरिटीज़ या जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हाशिए पर पहुँचे हुए वर्ग हैं, उनके मन में असुरक्षा बढ़ी है। तो भारत की राजनीति उसी तरफ जा रही जिधर पूरी दुनिया की राजनीति जा रही। जातिगत आरक्षण को लेकर आपका विचार? जाति राजनीति करता है वो अंततः सांप्रदायिक राजनीति की तरफ चला जाता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, हमारे यहाँ चूँकि वर्ण व्यवस्था थी, एक खास तरह का ऐसा निज़ाम था, सामाजिक निज़ाम था जिसमें बहुत ज़बरदस्त असमानता थी, है ना। एक तबका जानवरों की तरह रहता था, तो जाहिर है कि उसके मन में मनुष्य बनने की उत्कट इच्छा है और उसके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था की थी। पहले SC ST जिन्हें हम दलित जातियां कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, उनके लिए था। अब OBC यानी पिछड़ी जातियां भी उसकी मांग कर रही हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक इच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण देना चाहिए। लेकिन ये अंततः जा कर के बड़ी संकुचित किस्म की राजनीति हो जाती है। जो ये अस्मिता की राजनीति करने वाले लोग हैं वो बहुत संकुचित हो जाते हैं। पहले पूरे पिछड़ों की बात करेंगे, फिर पिछड़ों में सिर्फ एक किसी खास जाति की बात करेंगे, फिर उस जाति में उस जाति का जो नेता है वो अपने परिवार की बात करेगा। तो एक संकुचित राजनीति हो जाती है, संकुचित अस्मिता की राजनीति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक तो दोनों ही हैं। हमें पॉजिटिव कदम तो उठाने ही चाहिए ताकि हमारे जो पिछड़े और दबे कुचले वर्ग हैं और सैकड़ों सालों से जो पिछड़े रहे हैं वो उन्हें बराबरी में आने का मौका मिले। लेकिन इसके साथ हमें ये भी तय करना चाहिए कि ये कुछ खास परिवारों की या कुछ पिछड़ी जातियों में भी जो एक क्रीमी लेयर वाली जातियां हैं उनके फायदे में ही तब्दील होकर ना रह जाए, सबको इसका लाभ मिले। वर्तमान में धर्म और जातीय राजनीति से होने वाले नुकसान क्या हैं? राजनीति जारी पूरी दुनिया में इस समय एक दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है और इस दक्षिण पंथ के उभार की वजह से समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, युद्धोन्माद बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 2 बड़ी लड़ाइयाँ इस समय चल रही हैं हमारे सामने। रूस यूक्रेन की चल ही रही थी, तब तक फिलिस्तीन में जंग शुरू हो गई। इससे होने वाले नुकसान पूरी दुनिया इससे नष्ट होगी, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, कुपोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होंगी, गरीबी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो सौभाग्य से भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और हम सब उससे प्रभावित होंगे। PMLA प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, ये तो संस्थाओं का दुरुपयोग है ना। मैंने शुरू में कहा कि वो हमारी जो रूलिंग क्लासेस हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में रहती हैं, वो सभी दुरुपयोग करने की कोशिश करती हैं। पहले पुलिस का दुरुपयोग होता था, फिर CBI का दुरुपयोग होने लगा, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि CBI तो तोता है, वो अपने पहले भी ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा हो रहा है? हमेशा से प्रवृत्ति रही है। इधर कुछ ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, इधर ज़्यादा बढ़ा है। लेखकों ने क्या लिखने का ट्रेंड बदला या सवाल पूछने वाले मुद्दों को उठाने में कमी आ गई? देखिए, लेखन तो जो हमारा जीवन होता है उसी तरह का लेखन होता है। हमारे जीवन में भी समझौता परस्तों की संख्या बढ़ी है, तो जाहिर है कि साहित्य में बढ़ी है। लेकिन जो मुख्य धारा का साहित्य है, जो सचमुच जो
याद किया जाता है और जो जिसे लंबी अवधि मिलती है, लंबा जीवन मिलता है, वो तो वही साहित्य होता है जो प्रोटेस्ट का साहित्य होता है। जो सत्ता में कोई भी हो, सत्ता से सवाल पूछता है, और सत्ता से सवाल इसलिए पूछता है कि सत्ता अमूमन मनुष्य विरोधी हो जाती है ना। मनुष्य के पक्ष में नहीं खड़ी होती सत्ता, आम तौर से सत्ता मनुष्य विरोधी होती। तो साहित्यकार का मतलब है कि वो उससे सवाल पूछे, ऐसा लिखे जो उसके लिए एक प्रोटेस्ट का माध्यम बने। ये सही है कि अब धीरे धीरे आप बहुत सारे लोगों में विचलन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग झुके हैं, बदले हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी संख्या है जो निरंतर लिख रही है और जोखिम उठा के लिख रही है। जैसे कि एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जाति की राजनीति, इसे लेकर आपका क्या कहना है? इनके नुकसान क्या हैं? देखिए, मैं एक लेखक के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, या एक भारत के एक ऐसे नागरिक की हैसियत से जो अपने देश को प्यार करता है, जो एक जिम्मेदारी महसूस करता है अपने देश के लिए, मुझे लगता है कि हमें इन सब से ऊपर उठना चाहिए। ये धर्म की राजनीति हमको पीछे ले जा रही है ना। हमने अगर 50 और 60 का दशक देखिए, हमने ज़बरदस्त तरक्की की थी। तब तरक्की सिर्फ भाखड़ा नांगल डैम या बोकारो स्टील प्लांट से नहीं, उससे बड़े आपको पाएंगे बड़ी इमारतें, बड़े बांध, बड़ी सड़कें बनी हैं। ये तरक्की मानसिक स्तर पर, हमें ज़्यादा उदार होना चाहिए, ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि भारत सभी का है, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सबका भारत है, और सबको मिल करके इस देश को आगे ले जाना है। तो हमें जात पात धर्म इन सब से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।